और चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से जुड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। इस मॉड्यूल का मुख्य सरगना शहजाद भट्टी बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस ने अब तक 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन गिरफ्तारियों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। कार्रवाई राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तैयारियों का नतीजा मानी जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आतंकवाद से जुड़े बाकी सदस्य और साजिश को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्पेशल सेल ने ये पूरा एक्शन लिया है, पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर और आतंकी साजिश का खुलासा किया है। मॉड्यूल का मुख्य सरगना शहजाद भट्टी बताया जा रहा है, जो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तो 3 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये माना जा रहा है कि इनके तार कहां तक जुड़े थे और कितनी बड़ी ये गैंग यहां पर थी। मध्य प्रदेश, यूपी में तो ये लोग थे ही। फिलहाल जांच का विषय है, जांच जारी। और मौसम बदलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम बदलते ही सीमा पार बैठे आतंकी एक बार फिर घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि सीमा पर करीब 72 लॉन्च पैड एक्टिव हो चुके हैं। 60 एलओसी पर है और 12 इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। इन लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं और घुसपैठ की कोशिश का इंतजार कर रहे हैं। सियालकोट, जफरवाल, जंडियाला, रामरी, अनायतपुर ऐसे लॉन्च पैड सबसे ज्यादा एक्टिव बताए जा रहे हैं। और इसी खतरे को देखते हुए बीएसएफ ने दिन रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और सीमा पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज अब लगातार बदलता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है एलओसी पर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पहाड़ी इलाकों में है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर बर्फबारी होने की वजह से आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हो जाती है, वो घुसपैठ नहीं कर सकते। ऐसे में आतंकियों की ये कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर वो इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करे, चाहे ड्रोन से एक्टिविटी करे, चाहे वो किसी और तरह से टनल्स को निकाल के वो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करे। बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। हमारे जवान जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनकी तैनाती को लगातार दोगुना कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास इनपुट है, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि जम्मू कश्मीर में 131 से ज्यादा आतंकी इस वक्त भी सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन सक्रिय आतंकियों पर शिकंजा तो कसा ही जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि आतंकी अभी भी घुसपैठ की फिराक में है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस जगह मेरी मौजूदगी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इसके ठीक उस पार पाकिस्तान है और पाकिस्तान के उस इलाके में कई लॉन्च पैड है, जिनके आपको मैं नाम साझा करूंगी। अनायतपुर, बड़ा भाई, मसरूर, सुखमल, चक अमरू, रमरी, जंडियाला और सबसे बड़ा लॉन्च पैड जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में आतंकी इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप है, वो है जफरवाल। तो ये सारे जो लॉन्च पैड आपको मैंने बताया, ये इन सभी लॉन्च पैड पर आतंकी लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरा वो कोशिश करते हैं कि कैसे घुसपैठ करनी है इंटरनेशनल बॉर्डर से। लेकिन हमारे सतर्क जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह की नापाक अगर कोशिश होती है तो उसको कैसे असंभव करना है, कैसे नाकाम करना है। तो अब चूंकि मौसम बदलता जा रहा है और आने वाले समय में इन बीएसएफ के जवानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब लगातार अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो धुंध भी पड़ती जाएगी। ऐसे में धुंध में भी बेहद ज्यादा मुश्किलें इनको आती हैं कि अगर कोई
घुसपैठ की कोशिश करता है तो धुंध में वो दिखाई नहीं देता। इसके लिए बॉर्डर पर खास तरह के हाई डेफिनेशन कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि साफ तौर पर ये देखा जा सके कि अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो कैसे इनको नाकाम करना है। बता दें कि ये जो महिला जवान मेरे पीछे आ रही हैं, ये इन्होंने एक अहम रोल निभाया था जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर में इन महिला जवानों ने बेहद ज्यादा अहम अपनी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाहीन और उसके साथी डॉक्टर आदिल ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और टीम बी नाम की सेकंड लाइन तैयार की थी। जो पकड़े गए, ये जो टीम बी थी वो पकड़े गए आतंकियों की मदद करती थी। दिल्ली ब्लास्ट की मैडम सर्जन पर शिकंजा, डॉक्टर शाहीन की बी टीम की तलाश हुई तेज। दिल्ली से हरियाणा और यूपी तक स्लीपर सेल की पड़ताल। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खास मेंबर डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा और भी कस लिया है। एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर मैडम ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके बाद एनआईए आतंकी मैडम को हर उस जगह ले जा सकती है जहां उसने अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कवायद की है। यानी एनआईए को शक है कि डॉक्टर शाहीन ने अपना स्लीपर सेल और टीम भी खड़ी करने की कोशिश की थी। इस बीच जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और उसके कमरा नंबर 22 तक लेकर गई, जहां शाहीन ने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स, मूवमेंट और नेटवर्क के बारे में पहचान करवाई। इसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 18 लाख रुपए के नोट को एक नॉर्मल से पॉलिथीन में छुपाया गया था। खबर ये भी है कि 25 सितंबर को आतंकी डॉक्टर शाहीन ने एक कार को भी कैश खरीदा था। एनआईए की टीम जांच कर रही है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास कहां से आया। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की भी तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल पर इस बी टीम को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि किसी भी मॉड्यूल सदस्य के फंसने पर यह टीम उसकी मदद कर सके। एजेंसियों को शक है कि पढ़े लिखे स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क भी खड़ा किया जा रहा था। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा रखी है। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा सकती है। जानकारी ये भी है कि अगस्त महीने में डॉक्टर शाहीन कानपुर गई थी और उसके साथ 4 कश्मीरी युवक थे। इस बीच एक गाड़ी भी जांच के दायरे में है, जिसका नंबर जम्मू कश्मीर का है, लेकिन गाड़ी किसी युवक के नाम पर है और फास्टैग किसी और के नाम पर चल रहा है। इस पूरे मामले में सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और लखनऊ के डॉक्टर परवेज के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर 100 से ज्यादा संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बैंक अकाउंट्स, कॉल डिटेल और कनेक्शन खंगाल कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश तेज है। डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी कड़ी में उसे फरीदाबाद के खोरी जमालपुर भी ले जाया गया। ये वही जगह है जहां उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल ने 8,000 रुपए किराए पर एक ठिकाना किराए पर लिया था। दावे के मुताबिक मुजम्मिल ने एक कमरा ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बात कबूल की कि लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल ने यह दावा किया कि सितंबर 2023 में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में उसका और डॉक्टर शाहीन का निकाह हुआ था।